कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग आज बात करने वाले हैं अबाउट गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है उसको भी जानेंगे, लेकिन गॉस लॉ पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक जिसमें टर्म है जिसे कहा जाता है एरिया। अगर हम आप लोगों से पूछे कि ये बताओ एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? तो आप बोलेंगे सर एरिया, वैसे मान सकते हो एरिया की स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब कभी भी एरिया का ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है तो उस सिनेरियो में हम लोग एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल कल भी दिया था, आज हम वापस से दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक पाइप है और इस पाइप से बिल्कुल पानी बाहर की तरफ आ रहा है। तुम चाहते हो कि एक पेपर को लेकर के तुम इस पानी को रोक दो। क्या आप लोग अगर ऐसे रखोगे किताब को, पानी रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पर आप सेम एरिया से, सेम पेपर के एरिया से इस पानी को रोक सकते थे, लेकिन उसका ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे पेपर को रखा गया है, ये बात यहाँ पर मैटर करती है। सो इन दिस सिनेरियो हम लोग एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। सो इस चैप्टर में भी हम लोग एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी ही मानने वाले। अब हम तुम लोगों से पूछे कि एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसको कुर्सी दे दो पीछे से, तो टाइम पे आया करो यार। ठीक है, बैठ जाओगे। ठीक, देखो अगर हम लोग बात कर लें एरिया का, यहाँ पर ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो इस सिनेरियो में एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मानना है। अब हम तुम लोगों से पूछें कि ठीक है सर अगर एरिया वेक्टर है तो हम लोग उसकी डायरेक्शन को क्या माने? मूलतः किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को मानने का तरीका यह है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है या वो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। जैसे हम फोर्स की बात करें, इधर धक्का लगाएं तो आप इस डायरेक्शन में फोर्स, ये डायरेक्शन फोर्स की हो गई। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, हम इधर जा रहे हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। सिमिलरली इमेजिन करोगे एक बलून है, उस बलून को तुम फुलाते चले जा रहे हो तो बलून का भी तो एरिया बढ़ रहा है। अब एरिया किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? इमेजिन करोगे एक बड़ा सा बलून फूल रहा है तो बाउंड्री आपकी तरफ बढ़ती हुई आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि बाउंड्री, जो भी एरिया बढ़ रहा है वो अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बेसिकली हम लोग एक काम करेंगे, एरिया की डायरेक्शन को लेट करेंगे परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब अगर आप स्फीयर की बात करोगे तो स्फीयर के सिनेरियो में परपेंडिकुलर टू सरफेस का मतलब हो गया रेडियली आउटवर्ड। पढ़ा हुआ था जब आप लोगों ने गॉस थ्योरम को पढ़ा था। चलो ठीक है, तो एरिया आप लोग समझ चुके हो। जैसे कोई भी हम लोगों के पास एरिया आ जाए, a normal vector to surface is known as एरिया वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग रखेंगे एरिया के बराबर। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये एरिया वेक्टर हो गया। किताब में ज़्यादातर यूनिट एरिया वेक्टर की डेफिनेशन देते हैं और यूनिट एरिया वेक्टर को बताते हैं a unit normal vector to surface is known as यूनिट एरिया वेक्टर। खैर एरिया वेक्टर हम लोग जानते हैं कि, मान के चलते हैं कि आप लोग जानते हो। गॉस थ्योरम को पढ़ा हुआ था तो उसमें हम लोग ये भी समझते हैं कि गॉस थ्योरम में हम लोगों को क्लोज सरफेस की बात करनी होती है। क्लोज सरफेस जैसे कि मान लो एक जूते का डब्बा है, पूरी तरीके से बंद है, ढक्कन हटा दीजिए, सरफेस कैसी हो गई? ओपन। ठीक है, तो एक क्लोज सरफेस की हम लोगों को बात करनी है। जो क्लोज सरफेसेस हम लोगों को यूज में आएंगे उनकी बात करें तो हम लोगों को एक मिलेगा स्फीयर। स्फीयर के लिए एरिया वेक्टर आप लोगों को मालूम है कि जस्ट आप लोगों को सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, और नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब है कि रेडियस को आगे एक्सटेंड कर दीजिए। तो सरफेस के स्फेरिकल सरफेस के लिए हम लोग बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। याद आ गया आप लोगों को कि वो अभी भी नहीं याद आया? तो स्फीयर के लिए हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या लेंगे? रेडियली आउटवर्ड। जैसे मान लो हम लोगों के पास सिलेंडर आ जाए तो सिलेंडर के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या लीजिएगा? तो आप लोग बोलोगे सर ये कर्व सरफेस के लिए तो रेडियली आउटवर्ड रहेगा, कर्व और फ्लैट सरफेस के लिए परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, ये दोनों, ये चीज हो जाएगी हम लोगों के पास। जैसे इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को और भी कुछ मिलेगा क्या? नहीं, इन्हीं दोनों से काम हम लोगों का चल जाने वाला है। वैसे चाहे तो आप क्या थिन सीट में भी सिलेंडर से ही काम चल जाएगा। चलो ठीक है, आप इन दोनों को अपने दिमाग में रखना। बाकी देखो इस चैप्टर से डेरिवेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक छोटी सी चीज़ और है जिसे कहा जाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है? इमेजिन करो, जैसे आप लोग एंगल की बात करें तो एंगल को आप लोग समझते हो इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में जो झुकाव है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एंगल। ठीक है, और एंगल को निकाला कैसे जाता है? कोई भी सर्किल आप लोगों के पास है, आपने इसकी सरकमफ्रेंस पे कोई आर्क कट किया, इन दोनों पॉइंट को आप लोगों ने सेंटर से मिलाया, ये जो एंगल थीटा है इसका वैल्यू होगा आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, और यूनिट इसका होता है रेडियन। यूनिट क्या रहता है? रेडियन। सॉलिड एंगल की बात करें तो जैसे आप लोगों के पास एंगल था, आपने जोर जोर से इसको घुमा दिया तो ये कोन के शेप में आप लोगों को दिखने लगा।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग इमेजिन करोगे तो एक 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा और इसे हम लोग बोल देंगे सर ये सॉलिड एंगल है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। सॉलिड एंगल को डिफाइन किया जाता है जैसे यहाँ पर सर्किल होता था, सर्किल माने चूड़ी समझ लो, और इधर स्फीयर आएगा। स्फीयर माने आप एक फुटबॉल समझ सकते हो। इसकी सरफेस पर आप लोगों ने कोई एरिया कट किया और एरिया के हर एक पॉइंट को आप लोगों ने सेंटर से मिला दिया, जो सेंटर पर एंगल सबटेंड हुआ, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एरिया, वो एरिया जिसने सॉलिड एंगल बनाया, अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, याद आ गया होगा आप लोगों को। सो दिस इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की बात अगर हम लोग कर लें, जैसे एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा आर्क आप क्या रख सकते हो, आर क्या रख सकते हो, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में आर का भाग लगाओगे, एंगल की सबसे बड़ी वैल्यू 2 पाई हो सकती है। सिमिलरली आप लोग अगर यहाँ पर एरिया के प्लेस पे हम पूछे कि स्फीयर का टोटल एरिया रख सकते हो, उससे बड़ा क्या एरिया रखोगे, तो आप लोग एरिया के प्लेस पे 4 पाई आर स्क्वायर करोगे और ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 4 पाई। याद रखो, जरूरी नहीं कि सर्किल हो, आप लोगों के पास एक रेक्टेंगल है और सेंटर पर एंगल सबटेंड होना है। अगर आप पूरे पैरामीटर की बात कर लोगे तो एंगल कितना बनेगा, 2 पाई। जरूरी नहीं कि आपके पास स्फीयर हो, आप यहां पर एक क्यूब की बात कर लो, क्यूब के सेंटर पर आप लोग बैठे हो। चलो एक इमेजिनेशन करो जो हम आपको बताना चाहते हैं। तुम एक बलून के अंदर बैठे हो, बलून स्फीयर है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, उस बलून की बाउंड्री को पेंट करना चालू करते हैं। हम तुमसे बोलते हैं कि पेंट जहां जहां पे करते जाएं, वो बताओ कितना सॉलिड एंगल आप लोगों के ऊपर बनाएगा। हमने पूरे बलून को पेंट कर दिया ब्लैक कलर से, आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखने लगा। आपने बोला सर पूरा बलून तो हमारे ऊपर 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बनाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, बात समझ पा रहे जो हम कह रहे हैं। तुम इसी कमरे के अंदर बैठे हुए हो, बिल्कुल सेंटर पर बैठे हुए हो, कमरा भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, सब कुछ आर पार दिख रहा है। हम एक काम करते हैं, ब्लैक पेंट करना चालू करते हैं और पूरे कमरे को ब्लैक पेंट से कर देते हैं। तो जो स्थिति बलून के अंदर थी वही स्थिति आप लोगों की इस क्यूब के अंदर भी है। तो क्यूब की भी पूरी सरफेस आपके ऊपर कितना सॉलिड एंगल बनाएगी, 4 पाई। क्या आप मेरी बात समझ गए, पक्की बात, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सॉलिड एंगल के लिए हम लोग यहाँ पर एरिया में रेडियस का स्क्वायर तो करते ही हैं, लेकिन आप लोग एक टर्म को और समझ लो। जैसे आप लोगों के पास मान लीजिए यहां पर एक सॉलिड एंगल बना हुआ है, लेट्स से ये एरिया बहुत छोटा है, डीए है, और इस जगह पर जो सॉलिड एंगल बना हुआ है वो कितना है बेटा, डी ओमेगा। हम आपसे पूछें अब बताओ ये सॉलिड एंगल कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे सर डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर कर ले। हमने बोला बिल्कुल कर लो, लेकिन आर क्या रखिएगा, ये रखिएगा कि ये रखिएगा, तब आप बोलोगे सर प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे सिनेरियो में आप लोग क्या करो, इस एरिया की डायरेक्शन को देखो, ये रहेगा बेटा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस, ठीक है। जिस पॉइंट पर सॉलिड एंगल बना है उससे आप लोग मिड पॉइंट को एक लाइन से ड्रॉ कर दो। लेट्स से ये एंगल थीटा है। अब इस डीए को रिजॉल्व करो, डीए को रिजॉल्व करोगे तो इधर आएगा डीए कॉस थीटा और परपेंडिकुलर आएगा आप लोगों के पास डीए साइन थीटा। बताया था पास वाला कॉस और दूर वाला साइन, रिजॉल्विंग बताई थी आप लोगों को। तो आप लोग एक काम करो, ये जो आप लोगों के पास एरिया है, ये डीए कॉस थीटा पता क्या है, डीए कॉस थीटा ये वाला एरिया है, जिस एरिया के लिए आर दोनों जगह पर बराबर है। तो ऐसा सिनेरियो अगर आप लोगों के पास आ जाए तो सॉलिड एंगल आप लोगों के पास रहेगा डीए कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन गॉस थ्योरम को प्रूव करने में इसकी जरूरत हम लोगों को पड़ती है। तो गॉस थ्योरम जब हम लोग प्रूव करेंगे तो हम लोग इस टर्म को यूज करने वाले हैं। क्या आप मेरी बात समझ गए, ठीक। अब चलिए हम लोग आते हैं गॉस थ्योरम के टॉपिक पर। पहला टॉपिक हम लोगों के पास आएगा जिसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया गया था आपको। जैसे इमेजिन कर लो कि इस बोर्ड में पॉजिटिव चार्ज है और सामने वाली दीवार पर निगेटिव चार्ज है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज ट्रेवल करती हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के माइनस के चार्ज की तरफ जाती हैं। कमरे में टोटल 2000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आप लोगों ने एक काम किया, एक पेपर को रखा और इस पेपर के अंदर से 300 लाइनें पास होती हैं। 2000 थी, टोटल कितनी पास होती हैं, 300। हम बोलेंगे बताइए इस पेपर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, तो आप लोग बोलोगे सर 300। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा को शो करती हैं। तो आप लोग ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक विद एन एरिया।
क्या मेरी बात समझ गए? किसी एरिया के साथ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग किसी भी क्वांटिटी के बारे में बात करें तो हम लोगों को टोटल 5 चीज़ें पढ़नी होती हैं। नंबर 1 डेफिनेशन की बात करिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आप लोग समझ चुके हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया। नंबर 2 पर हम लोग बात करें तो आप लोगों को फॉर्मूला चाहिए होता है। याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई ई लिखते हैं हम लोग, फाई से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमने आपको देखो पहले जब पढ़ाए थे तो कैसे बताए थे कि देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। नंबर 1 ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एरिया कितना, एरिया बढ़ा दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, एरिया कम कर दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा। नंबर 2 इस बात पर भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ेगा, 3000 की जगह 6000 लाइनें हो जाएंगी और 300 की जगह 600 लाइनें इसके साथ लिंक हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? साथ में इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि एरिया का ओरिएंटेशन कैसा है। एरिया ऐसे रखा है तो ज़्यादा लाइनें लिंक है, ऐसे रखा है तो ज़्यादातर लाइनें पास हो जाएंगी, लिंक नहीं है। तो ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। इसका फॉर्मूला बनेगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। याद रखो फाई लिखना गलत है, फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर इसके यूनिट की बात करो तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वोल्ट पर मीटर यहाँ पर रख सकते हो, एरिया के लिए आप लोग मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर यूनिट बन जाएगा। चाहो तो न्यूटन पर कूलम से भी कर सकते हो। डायमेंशन हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग निकाल लेंगे। और क्वांटिटी की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर ऑब्वियस है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा चल रहा है ना। वैसे भी आप इसकी डेफिनेशन को देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर कैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। तो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास टर्म हो गया। इससे जुड़े हुए सवाल आप लोगों को पेपर में मिल सकते हैं। एक सवाल जो आप लोगों को इससे जुड़ा हुआ मिल सकता है, उसमें क्या रहेगा कि आप लोगों को जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, ऐसे कोई एरिया रख दिया गया है। एरिया की वैल्यू आप लोगों को दे दी गई है 4 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 4 न्यूटन पर कूलम दे दी गई है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री दे दिया गया है। आप लोग बोलोगे ठीक है सर, बड़ा आराम से सॉल्व कर लेंगे, ई की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, थीटा पता है, फटाक से आ जाएगा। दूसरा, कभी कभी सवाल ऐसे आ जाएगा कि कोई आप लोगों के पास एरिया है जिसकी वैल्यू 4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, सरफेस के साथ एंगल 30 डिग्री दे दिया गया है। तो याद रखना यहाँ पर एंगल आपको एरिया वेक्टर के साथ रखना है, सरफेस के साथ नहीं रखना। तो पहले आप लोग एरिया वेक्टर को ड्रॉ करोगे और फिर एंगल को निकालोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन होगी, एरिया आप लोगों के पास है, थीटा आप लोग उठा के रख लीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं? तो ये 2 प्रकार के न्यूमेरिकल आप लोगों को मिल सकते हैं। तीसरे नंबर का न्यूमेरिकल जो आप लोगों को मिलेगा उसमें आपको क्लोज सरफेस दे दी जाएगी। ये आ सकते हैं पेपर में, तो थोड़ा सा सावधानी से इनको समझें और आपके पास जो भी मटेरियल उपलब्ध है उस मटेरियल से न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करें। जो ना है पूछने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है। रिवीजन में जाहिर सी बात है कि अगर न्यूमेरिकल 50 कराने लगेंगे तो समय जाएगा हम लोगों का, ठीक है। हम आपको एक एक बता दे रहे हैं कि हमें लगता है कि बोर्ड में इस प्रकार का न्यूमेरिकल बन सकता है। क्या ये कहानी आप लोग समझ गए? अब देखो इसके आगे की बात करें तो अगला खंडा क्या है, इतनी बात हम लोग समझ गए। तो अब देखो इसके आगे न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है। आप लोगों को 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देगा x y z, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चलो उसने 4i कैप दे दी। 4i कैप का मतलब है डायरेक्शन है टुवर्ड x एक्सिस, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी रहेगी 4। अब आप लोगों से बोलेगा कि यहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। इस सिलेंडर, हम देखो रेडियस वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, हम थोड़ा टाइम बचा रहे हैं। फ्लैट सरफेस का एरिया दिया गया है 4 और कर्व सरफेस का एरिया लेट से 5 दिया गया है। हम तुमसे पूछे कि ये बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना। तो पहले आप एक सिलेंडर को इमेजिन करो। सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती हैं, एक फ्लैट सरफेस, दूसरी फ्लैट सरफेस और तीसरी कर्व सरफेस। यही 3 सरफेसेस तो होती है। तो अगर आप लोगों को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, मतलब पहली फ्लैट सरफेस पर, चलो इसे लिखते हैं फाई E1, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4, डायरेक्शन हमने बोल दिया कि एक्स एक्सिस की तरफ है। इसके एरिया की बात करोगे तो लेट से एरिया भी कितना 4, ठीक है। फ्लैट सरफेस का एरिया कितना लिए हैं 4। एंगल की बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल का, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम, एंगल कितना 0। बात समझ में आ रही क्या? ना समझ में आए तो बता देना। cos 0 की वैल्यू कितनी होती 1, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 16। इसके बाद अगर आप लोग बात करोगे कर्व सरफेस के लिए, लेट से E2,
इलेक्ट्रिक फील्ड 4, एरिया लेट से 5, एंगल की बात करते हैं हम डायरेक्ट कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे। देखो कर्व सरफेस के लिए आप लोगों को सेंटर से सरफेस को मिलाना है और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90, cos 90 की वैल्यू 0, आंसर कितना आ गया 0। फिर आप लोग तीसरी सरफेस पर चले गए, तीसरी फ्लैट सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड 4, एरिया 4, इसके बाद एंगल की बात करेंगे, ध्यान समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर इधर आएगा नॉर्मली आउटवर्ड, आप दोनों के बीच का एंगल देख सकते हो 180, cos 180 की वैल्यू कितनी रहेगी -1, आंसर आएगा -16, तीनों का सम निकालोगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा 0। बात समझ गए? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कितना मिला 0। इसी में क्वेश्चन में कर सकता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कर सकता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड 4i कैप ना होता, हमें यहाँ पर एरो लगाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, 4xi कैप होता, कितना होता 4xi कैप, ध्यान समझिएगा, ये दूरी 2 मीटर और ये दूरी भी 2 मीटर, तो उस सिनेरियो में ये समझना है कि x की वैल्यू बदलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, ठीक है। देखो जब आप पहली फ्लैट सरफेस पर आओगे तो यहां पर x एक्सिस में कितना चले हो 2 + 2 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 नहीं होता, 4 × 4 कितना होता 16, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के प्लेस पे हम लोग 4 न रख करके 16 रखते और आंसर हम लोगों के पास 64 आता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरे नंबर पे जब आप फ्लैट सरफेस के लिए कर्व सरफेस के लिए बात करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर 4x लिख देते और cos 90 की वैल्यू 0 आती, आंसर कितना बनता 0। फिर तीसरे नंबर पर जब आप इस फ्लैट सरफेस के पास जाते तो एंगल भी 180 रहता, इसका एरिया भी 4 रहता, लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो x की वैल्यू कितनी है 2, और 4 × 2 करोगे आंसर कितना आएगा 8, सॉल्व करोगे तो 8 चौको 32 और माइनस का कितना बनता बेटा 32, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस का 32 आता। हर बार 0 आंसर याद ना कर लीजिएगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया जा सकता है, समझ गए कि नहीं समझ पाए? समझ गए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित न्यूमेरिकल इतने ही प्रकार के आ सकते हैं, ठीक है। बाकी संभावना है कि इस चैप्टर से डेरिवेशन पूछा जाए, ठीक। अब पेपर हमने नहीं बनाया है, जो ये बात समझ लेना कि हम जो बता रहे हैं हम ये ऐसे बता रहे हैं क्योंकि हमने पिछले अनसॉल्व्ड पेपर्स को देखा है, तो हमें आइडिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हम उस हिसाब से बता रहे हैं। ये मत समझना कि पेपर हमने बनाया और जो हम बता दें कि ये इंपॉर्टेंट है वही पढ़ के चले जाओ, कुछ बाहर का आ जाए। तैयारी पूरी रखो, इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये है कि इसका रिवीजन थोड़ा अच्छे से कर लो, ठीक है। बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? पक्की बात, रब कर दे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों के पास आ गया, हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे बढ़ने पर देखो अब जो फंडा हम लोगों के पास आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग समझ गए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद अब फंडा हम लोगों के पास आता है गॉस थ्योरम का। इसका आता है गॉस थ्योरम कहती क्या है, हम इसके स्टेटमेंट को बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, आप लोगों के पास किताब है उससे लिखिए गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम हम लोगों को बोलती है कि कोई भी आपके पास क्लोज सरफेस हो, कैसी भी हो, किसी भी शेप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ओपन सरफेस नहीं होनी चाहिए। जूते का डब्बा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। घर में कोई भी बर्तन ले लो जिसमें ढक्कन लगता है, वो जानते हो कटोरदान क्या होता है, रोटी रखते हैं ना, तो वो रोटी वाला जो बर्तन है ना वो ढक्कन उसमें लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ढक्कन खोल के ले आए तो ओपन सरफेस बोला जाएगा, पूरी तरीके से बंद एक सरफेस। इस कमरे में भी मान लो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दें, कहीं से बाहर हवा तक अंदर ना आ पाए, तो हम लोग बोलेंगे अब ये सरफेस कैसी हो चुकी है, क्लोज। कोई भी क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्ज रखे हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता कोई चार्ज कहाँ रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट से एक है Q1 कूलम का, दूसरा -Q2 का, तीसरा Q3 का, चौथा -Q4 का और पांचवा Q5 का, ठीक है। आपको एक काम करना है, सभी चार्जेस को ऐड कर लेना है, अलजेब्रिक सम सबका निकाल लेना है, मतलब नॉर्मल जो माइनस का है माइनस का रखो, जो प्लस का है प्लस का रखो, ठीक है। सबका आप लोग इस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है उसकी वैल्यू निकाल लो और इसके बाद आप लोग इसमें ε0 का डिवाइड कर दो। जो वैल्यू आप लोगों के पास आएगी वो वैल्यू आप लोगों के पास रहेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर। मीनिंग गॉस थ्योरम ये कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट चार्ज इनसाइड सरफेस। अगर कोई चार्ज बाहर रखा है तो इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नेट चार्ज इनसाइड सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या आप मेरी बात समझ गए?
नेट चार्ज इनसाइड सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? तो ये हम लोगों के पास हो गया अबाउट गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट भी आ सकता है स्टेट गॉस लॉ, 1 नंबर 2 नंबर में आ जाएगा, सीधा लिखो, ऐसा फिगर बना दो, थोड़ा बढ़िया डिजाइन से लिख दो, नीला काला पेन चला दो, मजा आ जाएगी, है ना? क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? अब क्या होता है कि अगर हो सकता है कि आप लोगों से क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा जाए, लॉन्ग आंसर में अगर क्वेश्चन आया तो गॉस लॉ को प्रूव करना आ सकता है और साथ में एक न्यूमेरिकल लगा हुआ आएगा, मतलब ये 3 नंबर तक का तो क्वेश्चन बनता है प्रूव गॉस लॉ। गॉस लॉ की प्रूविंग के लिए आप लोग एक बात समझ लो, आप लोगों के पास, ठीक है, आप लोगों के पास यहां पर एक फंडा ये है कि आप लोगों के पास एक क्लोज सरफेस आ गई, इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है Q कूलम का, आपको इस चार्ज की वजह से इस पूरी सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पता करना है। आप लोगों ने एक काम किया, बोला ठीक है सर पता करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर अगर चले जाएं तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 दिखता है, इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कुछ और दिखता है। हम लोग अगर फाई इज इक्वल टू E इंटू A इंटू कॉस थीटा करेंगे तो थीटा क्या रखेंगे यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आता। तो हमने बोला सर इसके लिए एक काम करो, छोटा सा एरिया यहाँ कट कर लो और इस छोटे से एरिया की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ली हुई है, dA, ठीक है। इसकी डायरेक्शन लेट से ये है, ये हो गई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और इस जगह पर आप लोगों ने इस एरिया वेक्टर के द्वारा चार्ज Q पर बना हुआ सॉलिड एंगल कितना ले लिया, d ओमेगा। और आप लोग नोटिस करते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वो कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। और लेट से ये दूरी जो आप लोगों के पास है वो कितनी है, r। हम आप लोगों से पूछें ये बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो E आया, एरिया वेक्टर लेट से dA आया, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग बोलेंगे E इंटू DA इंटू कॉस थीटा, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन हमको तो पूरी सरफेस पर जाना है, तो आप बोलते हो सर एक काम करो, छोटे छोटे DA ले लो, सबके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो और सबको ऐड कर दो। एडिशन के लिए आप लोग जानते हो कि अगर सर नेचुरल नंबर का एडिशन कर रहे हो तो सिग्मा लगाओ, और कॉन्टिन्यूअस एडिशन है तो इंटीग्रेशन लगाओ, यही तो मतलब है दोनों में, दोनों ही जोड़ है। जैसे हम तुमसे बोले सिग्मा 1 to 4, तो 1 + 2 + 3 + 4, और बोल दे इंटीग्रेशन का साइन बना दे, लिख दे 1 to 4, तो 1 से लेकर 4 तक सब कुछ भी नहीं छोड़ना बीच में, 1.1 भी आएगा, 1.11 भी आएगा, इन्फिनाइट नंबर का सम है, यही तो होता है। और क्या अंतर है दोनों में, समझ गए आप लोग? तो हमने बोला ठीक है सर इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेशन में बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, तो आप बोलते हो सर ये कुछ नहीं बताएंगे कहाँ से कहाँ तक, हम ये बोलते हैं कि सरफेस पूरी लेनी है, मतलब पूरी सरफेस को छोटे छोटे DA में तोड़ना है और इंटीग्रेट करके अपना आंसर निकालना है। तो हमने बोला अच्छा पूरी सरफेस की बात करनी है, तुमने कहा यस। हमने कहा पूरी सरफेस क्या पूरी क्लोज सरफेस है, तुमने कहा बिल्कुल। तो आप लोगों ने एक सर्किल यहाँ पर बना दिया और आपने बोला कि सर हमको पूरी क्लोज सरफेस की बात करनी है, लिमिट अगर यहाँ से चलिएगा तो पूरा एरिया कवर करके वापस यहीं पर आइएगा, तो हम बोलते हैं कि सर दिस इज क्लोज इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? तो आज के बाद हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी क्लोज सरफेस से लिंक, सभी से नहीं, किसी क्लोज सरफेस से लिंक। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E इंटू DA इंटू कॉस थीटा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E इंटू DA इंटू कॉस थीटा। अरे क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्की बात, ठीक। तो इस जगह पर हम लोगों ने बोला ठीक सर इतना है, हमने बोला चलो ठीक है, फाई E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हम लोगों को मालूम है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो हम लोग रख लेते हैं 1/4πε0 Q ओवर r²। साथ में लिखा हुआ है DA, साथ में लिखा हुआ है कॉस थीटा, और इधर क्लोज इंटीग्रल का साइन है। हमने बोला देखो सर फाई E इज इक्वल टू Q ओवर 4πε0 को बाहर निकाल लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ DA कॉस थीटा ओवर r² आएगा। क्या हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था DA कॉस थीटा अपॉन r² d ओमेगा होता है, सॉलिड एंगल ऐसे ही तो निकाला था हम लोगों ने, याद आया अभी आप लोगों को? तो DA कॉस थीटा ओवर r² के प्लेस पे आप लोग लिख सकते हो d ओमेगा, तो Q ओवर 4πε0 क्लोज इंटीग्रल ऑफ d ओमेगा। और आप लोग जानते हो सर अगर पूरी क्लोज इंटीग्रल का मतलब है पूरी सरफेस की बात करो, क्लोज इंटीग्रल का मतलब क्या है, पूरी सरफेस की बात करो। और एक कंप्लीट सरफेस कितना सॉलिड एंगल बनाएगी, 4π। कंप्लीट क्लोज सरफेस कितना सॉलिड एंगल बनाती है, 4π। तो इसको इंटीग्रेट करके आप सीधे वैल्यू कितनी पुट कर दो, 4π। 4π से 4π कैंसिल, चलो यहाँ लिख देते हैं, फाई E की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी Q ओवर ε0। सो दिस इज प्रूव ऑफ गॉस लॉ। आप लोग इस तरीके से गॉस लॉ को प्रूव कर सकते हो, जो एक हार्ड टास्क नहीं है, पेपर में पूछा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ गए? अब बात करते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की, मतलब गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग कुछ
टर्म्स निकालेंगे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालेंगे। जैसे कूलॉम्स लॉ की पता है, कूलॉम्स लॉ में दिक्कत क्या है, वो सिर्फ पॉइंट चार्ज पर लगता है, एक चार्ज पॉइंट शेप में होना चाहिए, तो कूलॉम लॉ लगा लोगे। लेकिन मान लो इस पूरी दीवार को हम चार्ज दे दें, अब हम यहाँ पर खड़े पास में दीवार से 2 फुट, दीवार हमारे लिए पॉइंट तो है नहीं, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फैला हुआ है चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालिएगा? तो हम लोग यहाँ पर कूलॉम्स लॉ को यूज नहीं कर पाएंगे, वो बोलता है कि सिर्फ पॉइंट चार्ज पे हम लगेंगे, बाकी जगह पर हम फेल हैं। एक बड़ा सा वायर ले लिया, उस वायर में चार्ज आप लोगों ने दे दिया, अब पूछा गया कि इस वायर पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ये हम लोगों को बताओ। तो कैसे हम लोग बताएंगे, इसे हम लोगों को समझना होगा। तो आप लोग हमें एक बात बताओ, गॉस लॉ आपको समझ में आ गया? इसका एक वाइस वर्सा क्वेश्चन भी आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ प्रूव कूलॉम्स लॉ, मतलब गॉस लॉ की हेल्प से आप लोग क्या करिए, कूलॉम्स लॉ को प्रूव करिए। तो अभी चलो हम गॉस लॉ को रब कर रहे हैं और हम इसके एप्लीकेशंस पर आते हैं। चलो अच्छा ठीक है, जब गॉस लॉ आपको पढ़ा रहे थे तो तब हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि गॉस लॉ को लगाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। कौन कौन सी स्टेप्स बताई थी, याद है किसी को? टोटल 5 स्टेप बताई थी कि इन स्टेप्स को फॉलो करिएगा तो गॉस लॉ आराम से आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का काम है। चलो ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको ट्रीट करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। नंबर 1, आप लोगों को मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज दिया है, जो प्रॉब्लम हम आपको बताने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हेडिंग नहीं डाल रहे। तो एक आप लोगों के पास पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से r दूरी पर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। गॉस लॉ बोलता है कि सर सबसे पहले तो आप एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आपने कहा ठीक, कोई दिक्कत ही की बात नहीं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली आउटवर्ड होती हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, समझ गए। नंबर 2 पर क्या करना होता है? इमेजिन करना होता है अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब है एक क्लोज सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब है एक ऐसी सरफेस जिसमें गॉस लॉ लगा पाओ। और गॉस लॉ कैसी सरफेस में लगाते हो? क्लोज सरफेस में। अब ऑब्वियस ही इमेजिनरी होती है, मतलब हम इमेजिन करेंगे तो कैसी रहेगी, इमेजिनरी ही रहने वाली है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ गए? तो ठीक है, तो हम लोग एक सरफेस को इमेजिन करेंगे, तो एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस यहाँ पर हम लाने वाले हैं। अब गॉसियन सरफेस ऐसी लाओ जो सिमेट्रिक हो, जिसमें थीटा की वैल्यू बार बार ना चेंज हो। पता चला एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल बार बार बदल रहा है तो हम कंफ्यूज हो कि थीटा क्या रखें। तो इस जगह पर हम लोग एक स्फीयर को इमेजिन करते हैं, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे। अब जब पेपर में लिख रहे होगे तो आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिए, फिर यहाँ पर लिखोगे वी विल इमेजिन ए क्लोज स्फेरिकल सरफेस विच इज कोसेंट्रिक टू गिवन चार्ज, है ना, ऐसा कुछ आप लोग वहाँ पर लिख के आओगे। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करना होता है? एंगल पता करना होता है किन दो क्वांटिटीज के बीच में, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो, इस जगह पर आपने छोटा सा एरिया डीए कट किया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लोग देख रहे हो नॉर्मली बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 0। कितना? 0। फिर चौथी स्टेप में आप लोगों को चार्ज पता करना होता है कि सरफेस जो हमने इमेजिन करी है उसके अंदर चार्ज कितना है। अभी तो हम लोगों को क्यू कूलम का चार्ज दिख रहा है। और 5वीं स्टेप में हम लोगों को क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीए कॉस थीटा लगाना होता है, और बराबर में रखना होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तुम कहोगे सर फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ईडीए कॉस थीटा भी तो होता है फॉर क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल नहीं मारेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रल ईडीए कॉस थीटा, चलो ठीक बात है। इधर हम लोग आते हैं, हम लोग बोलते हैं कि सर चलो यहाँ पर फाई ई, सभी चीजें हम लोगों के पास हो गई, सीधे 5वीं स्टेप पर आते हैं। क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, और बराबर में आप लोगों को रखना है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस जगह पर चार्ज की वैल्यू क्यू है, थीटा की वैल्यू आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कितनी आई थी? 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती बेटा? 1। तो आपके पास बचेगा क्लोज इंटीग्रल ईडीए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। डीए के प्लेस पे आप लोग जस्ट इंटीग्रेट करोगे, पूरा सरफेस की बात कर रहे हो, फुल एरिया रख दो आप लोग, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर को डिवाइड में ले जाओ, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को साथ में रख लो, क्यू ओवर आर स्क्वायर कर लो।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आप लोगों से पूछा जाए तो ऐसे करेंगे, आंसर अच्छे से लिख के आना। हम रिवीजन में ऐसे ही पढ़ाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी, जिससे आपके सामने सारे टॉपिक एक बार गुजर जाएं और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आप लोग ये समझ लो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ये हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए ड्रॉ डेराइव फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आप लोग डेराइव करो, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। लेकिन अगर मान लो वो आप लोगों से बोले कि हमें कूलॉम्स लॉ प्रूव करके दो विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो यहां तक तो जाओगे। कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को बताता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पॉइंट चार्ज की वजह से आप लोग गॉस लॉ में निकाल लोगे। फिर वहां पर लिखोगे कि चलो पॉइंट P पर एक छोटा सा चार्ज Q0 कूलम का रखा हुआ है, इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है F/Q0, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा Q0 इंटू E, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, और ये कूलॉम्स लॉ भी प्रूव हो जाएगा। समझ गए? ऐसा प्रॉब्लम आए तो भी आप लोग कर लेना, बस 2 स्टेप्स का अंतर है, ठीक है। तो हम लोगों के पास ये टर्म हो गया। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कूलॉम्स लॉ का प्रूव ऑफ कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे बढ़े हम लोग, तो इतना हम लोगों के पास हो गया। अब हम लोगों के पास आता है कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों से पूछी जाती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि चार्ज किसी जगह पर फैला हुआ है, ठीक है। चार्ज हम लोग 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चार्ज हम लोग 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 1, आप लोगों के पास एक वायर है, इस वायर को आप लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है। देखो हम यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, चार्ज इसमें चल नहीं रहा है, बराबर बराबर दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे सर दिस इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लाइन में चार्ज फैला हुआ है। अगर मान लो इसकी लंबाई टोटल L और इस पर चार्ज टोटल Q, तो L लंबाई पर Q चार्ज, यूनिट लंबाई पर कितना चार्ज होगा, Q/L, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। इसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए आप लोगों के पास एक सरफेस है और इस सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। एक सरफेस है और इस सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है। इस सरफेस पर जो चार्ज फैला हुआ है, हम आप लोगों से पूछे कि एक बात बताओ कि इस सरफेस का एरिया लेट से A और इस पर चार्ज है टोटल Q, तो यूनिट एरिया पर चार्ज कितना होगा, Q/A। इसे आप लोग रिप्रेजेंट करोगे सिग्मा से और इसे कहा जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। तीसरे नंबर पर आप लोगों के पास एक स्फीयर है। अब याद रखना, ये स्फीयर बोलें तो बलून मत समझना, ठीक है। गेंद देखी तुम लोगों ने, वो लेदर वाली, अरे छोड़ो, वुड्स की गेंद देखी, वुड्स की बिल्कुल ठोस होती है, अंदर पानी में डाल दो डूब जाती है। तो एक ऐसी बॉल है, ठीक है, जो बिल्कुल सॉलिड है, छर्रा समझ लो, तो छर्रा जानते हो, तो ठीक है, एक बॉल समझ लो बड़ी सी जो पूरी तरीके से सॉलिड है। उस बॉल की बात करें तो 2 प्रकार से मिल सकती है। एक तो लकड़ी की बनी हुई, मतलब इंसुलेटर मटेरियल की, दूसरी आयरन की बनी हुई, मतलब कंडक्टर मटेरियल की। अगर कंडक्टर बॉल को आप लोग चार्ज देना चालू करोगे, एक चार्ज यहाँ दिया, दूसरा चार्ज यहाँ दिया, दोनों एक दूसरे को रेपेल करने लगेंगे। और कंडक्टर मटेरियल बोलता है चार्ज को चलना है तो चले, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो दोनों चार्ज रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाके जितना मैक्सिमम दूर जा सकते हैं वहां तक चले जाएंगे, तो बिल्कुल सरफेस के ऊपर आके बैठ जाएंगे। कोई भी चार्ज आप लोग इसे दोगे तो ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन चार्ज कहां पर आएगा, सरफेस पर। तो ये बात याद रखना, कंडक्टर मटेरियल को चार्ज दीजिएगा तो वो चार्ज पहुंचेगा सरफेस पर। लेकिन यहीं पर अगर ये लकड़ी का बना होता, आप यहाँ चार्ज दे दो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ चार्ज दे दो कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों रेपल जरूर करेंगे, लेकिन लकड़ी चार्ज को मूव करना अलाउ नहीं करती। तो आप चार्जेस को देते भले ही जाएं, लेकिन वो चार्ज जहां पर आप दे दीजिएगा वहीं पर पड़ा रहेगा, ठीक है। मतलब चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हम आप लोगों से पूछें कि चलो इसका वॉल्यूम V, टोटल चार्ज Q, V वॉल्यूम पर Q चार्ज, तो यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज, Q/V। इसे आप लोग रिप्रेजेंट करोगे रो से, इसे कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अरे क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसे क्या कहा जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आ गई? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोगों के पास ये फंडा है जो आप लोग समझ सकते हैं। तीनों को रब कर दें। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन तीनों की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे, क्योंकि अपने 70-30 के हिसाब से चलोगे तो स्फेरिकल सेल हट चुका है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोगों के सामने काम की नहीं बची। ठीक है, मतलब कंडक्टर इंसुलेटर दोनों ही सेल हटे हुए, सिर्फ ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। और इसके बाद अगर बात करें स्ट्रेट वायर के बाद, तो एक सीट, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाएगी। आप लोगों के पास एक वायर आ गया जिसकी लंबाई आप लोगों के पास मतलब इन्फिनाइट लेंथ है, और लेकिन इस पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, मतलब यूनिट लंबाई पर चार्ज कितना है, लैम्डा। आपको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। इससे r दूरी पर लोकेटेड एक पॉइंट P पर गॉस थ्योरम के 5 स्टेप बताए। पहला स्टेप क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो। तो यहां पर जैसे ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, इधर बनाएगा, बाहर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, ऐसे भी बनाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऊपर ड्रॉ करेगा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको काउंटर करेगी। तो अल्टीमेटली यहां पर जो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखने वाली है वो एक हेयर ब्रश के जैसा दिखने वाली है। हेयर ब्रश देखे हो आप लोग? अरे कहीं बोतल साफ करने वाला ब्रश देखे हो? तुम्हारे स्टेटस की बात करें, ठीक है, बोतल साफ करने वाला ब्रश देखे हो? उसमें कैसे बाल बाहर की तरफ निकले होते हैं, है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू वायर। एक वायर है, इसमें इस तरीके से ऐसे वायर्स निकले हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा जो हम 3D में यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। मान लो थोड़ा आर्टिस्ट कमजोर है तुम्हारे टीचर के अंदर, तो यहाँ पर इतनी बात तुम समझ गए। अब चलो ठीक है, पहला काम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लिया। दूसरे नंबर पे एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करो। अब जब पहले पढ़ाए थे तो आपके सामने कई सरफेसेस को इमेजिन किए थे, लेकिन अभी हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि आप लोगों को एक सिलेंड्रिकल सरफेस को इमेजिन करना है। कैसी सरफेस को इमेजिन करना है? सिलेंड्रिकल। एक सिलेंड्रिकल सरफेस को आप लोगों ने इमेजिन कर लिया। वायर उसके एक्सिस पर लाई करता है, एक्सिस का मतलब दोनों फ्लैट सरफेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन, वायर एक्सिस पर लाई करता है। और इस सिलेंड्रिकल सरफेस की जो लंबाई है वो L है और रेडियस कितनी हो गई, R। तीसरे नंबर पर एंगल पता करना है। एंगल अगर आप लोग देखें तो फ्लैट सरफेस में एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। कर्व सरफेस के लिए बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर रेडियली आउटवर्ड और एरिया वेक्टर भी आप लोग देख पाओगे रेडियली आउटवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर हम आप लोगों से पूछे चार्ज कितना, तो आप लोग बोलोगे सर चार्ज के लिए फंडा सिंपल है, इसकी लंबाई L लंबाई के बराबर वायर ही इस सिलेंडर के अंदर होगा। यूनिट लंबाई पर चार्ज लैम्डा है, हमें कितनी लंबाई पर चार्ज चाहिए, L लंबाई पर, तो टोटल L लंबाई पर चार्ज कितना आएगा, लैम्डा इंटू L। अब अगली स्टेप क्या बोलती है बेटा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDA cos थीटा बराबर में Q ओवर एप्सिलॉन नॉट लगाओ। तुम कहोगे सर यहाँ पर तो एक थीटा की वैल्यू फिक्स है नहीं, बार बार चेंज हो रही है। तो हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, थीटा की वैल्यू अगर बार बार चेंज हो रही है तो एक काम करिए, अगर थीटा की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है तो एक काम करिए, इस जगह अपनी सरफेस को ही 3 पार्ट में डिवाइड करो। हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। एक सरफेस आप लोगों ने कर्व ले ली, एक सरफेस आप लोगों ने फ्लैट ले ली और एक सरफेस फ्लैट और ले ली। एक फ्लैट सरफेस ये, दूसरी ये और तीसरी कर्व सरफेस, तीनों को अलग किया, साथ में ऐड कर देंगे, क्लोज सरफेस बन जाएगी। कर्व सरफेस के लिए आप लोगों ने EDA cos थीटा लगाया, लेकिन कर्व सरफेस के लिए एंगल कितना है, 0। फ्लैट सरफेस के लिए आप लोगों ने EDA cos थीटा लगाया, लेकिन थीटा कितना है, 90। फ्लैट सरफेस के लिए आप लोगों ने EDA cos थीटा लगाया, थीटा कितना है, 90, बराबर में Q के प्लेस पे लैम्डा L अपॉन में कितना कर लिया, एप्सिलॉन नॉट। E इंटू DA कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई RH, लेकिन यहाँ पर L cos थीटा 1, cos 90 0, cos 90 0, ये कितना हो जाएगा, 0, बराबर में कितना होगा, लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। L से L कट गया, E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है, ऑफ इन्फिनाइट लेंथ या ऑफ फाइनाइट लेंथ, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, तो क्या आप लोग ये बात समझ गए? ठीक है, इन्फिनाइट लेंथ के लिए है ये, समझ गए? तो ये आ सकता है डेरिवेशन जो आप लोग कर लें। इसके बाद 2 डेरिवेशन और आ सकते हैं। एक आप लोगों के पास आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक इंसुलेटर सीट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक कंडक्टर सीट। हम दोनों की बात आपके सामने कर रहे हैं। इंसुलेटर और कंडक्टर सीट को आप लोग समझ लो, इसे रब कर दें, समझ में आ गई बात? थोड़ा हाथ पांव चलाते रहो ना, नींद आती जाए, तुम पता भी नहीं चलेगा कब तुम सो गए। लिखते लिखते जाओ यार, कुछ भी चिली भी बना। हमारे टाइम पे शब्द चलता है चिली भी, आपके टाइम पे चलता है।
नहीं चलता, सुने नहीं कभी इसको? बहुत सुने। अच्छा, तुम्हारी राइटिंग तुम्हारी भी खराब थी क्या? जिसने ज़्यादा सुना होता है उसकी राइटिंग खराब होती। चलो ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इंसुलेटर सीट। अगर इंसुलेटर सीट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझिए, एक ऐसी सीट आप लोगों के पास है जिस सीट की थिकनेस बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब सर, एक ऐसी सीट आप लोगों के पास है जिस सीट में अगर कोई चार्ज यहां पर है तो इसके लेवल पे ही सारे चार्जेस हैं। मतलब ऐसा नहीं कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, सारे के सारे चार्जेस एक ही लेवल पर फैले हुए हैं और चार्ज मूव कर नहीं सकते। आप लोगों ने इस सीट को चार्ज कर दिया, ऐसी सीट को हम लोग बोलते हैं सर ये चलो इंसुलेटर सीट है हम लोगों के पास। एक इंसुलेटर सीट हमने आप लोगों के सामने रखी, इसका इसके यूनिट एरिया पर जो चार्ज है वो कितना है बेटा? सिग्मा। ठीक है, हम आपसे बोलते हैं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। आपने बोला ठीक है सर, पहले तो एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो। हमने बोला ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करोगे तो आप लोग एक बात समझ जाइए कि यहां पर जैसे ये चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर ड्रॉ करी, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर ड्रॉ करेगा, लेकिन पड़ोस वाला चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को काट देगा। तो अल्टीमेटली आप लोगों को याद करो, पढ़ा चुके हैं, अल्टीमेटली आप लोगों को जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जैसे पॉलिश ब्रश होता है। याद आया आप लोगों को? पॉलिश ब्रश बताया था, कितने लोग थे जब पढ़ा रहे थे? एक थे, बात एक ही आदमी था, तुम भी थे? कहीं कितने आदमी थे सरदार के? एक दो थे, तुम नहीं थे? अच्छा, तुम भी नहीं थे, कोई बात नहीं। अभी तुम्हें ये समझ आ रहा है क्या? पॉलिश ब्रश देखा कभी? पॉलिश करी हो जूते में कभी? हम पढ़ा रहे थे तो किसी ने कह दिया सर नेल में पॉलिश करें, बाद में पता चला नेल पॉलिश अलग चीज होती है, वो वाला ब्रश नहीं, उसे कूंची कहा जाता है देहात की भाषा में। देखो, अगर हम लोग बात करें पॉलिश ब्रश की, तो जैसे यह डस्टर, इस डस्टर के ऊपर जो इसमें हेयर्स हैं वो बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होते हैं। तो इस सीट की वजह से जो आप लोगों को हेयर्स मिलेंगे या मान लो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी। कोई चार्ज यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाता है, पड़ोस वाला चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रेपेल करती हैं तो बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ये बात आपको समझानी नहीं अपने किताब में, सिर्फ इतना लिखना है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी नॉर्मली आउटवर्ड या परपेंडिकुलर टू सरफेस। चाहो तो एग्जांपल में लिख दो, जस्ट लाइक एन पॉलिश ब्रश। ठीक है, अब ये ना हो कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसके घर पे पॉलिश ब्रश पुराना रखा है, उसके बाल ऐसे हो गए, फिर वो तुम्हें दिक्कत दे जाए। खैर लिख देना, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए? तो ये कहानी हम लोगों के पास हो गई। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे प्रॉपरली समझने के लिए जो ये तिरछा बनाया है इसे बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा बनाएंगे तो आपको फ्लैट ऐसा दिखेगा, और इसमें हम लोगों ने इसे यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डायरेक्शन कुछ ऐसे। दूसरे नंबर पे एक क्लोज सरफेस को इमेजिन करोगे, एक सिलेंड्रिकल सरफेस आप लोग इमेजिन करोगे, जो सरफेस हमारे इस सीट को पंक्चर करता हुआ आर पार निकलता है। इसके फ्लैट सरफेस का एरिया लेट से A है। फ्लैट सरफेस का एरिया कितना है? A। तीसरे नंबर पे एंगल पता करेंगे आप लोग। देखो, फ्लैट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, एंगल कितना हो गया? 0। कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड, एंगल कितना हो गया बेटा? 90। इस फ्लैट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना हो गया? 0। अरे बोलो कोई दिक्कत की बात? बोलो कोई दिक्कत की बात? अगले स्टेप पे आप चार्ज पता करोगे। एक बात बताओ, इस सीट के यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा है। इस सिलेंडर के अंदर जितना ये कर्व सरफेस एरिया है, इसे देखो, जितना ये फ्लैट एरिया है उतना ही भाग तो सिलेंडर का हमारे सीट का सिलेंडर के अंदर आया, मतलब कितना एरिया है? A। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा इंटू A। अरे क्या मेरी बात समझ पा रहे? Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा इंटू A। ठीक है, Q की वैल्यू आ गई। अब बच्चा बात क्या है, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A आ गया। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं अगला स्टेप। चार्ज आ गया हम लोगों के पास, तीसरी स्टेप भूल गया, याद दिलाओ। नहीं, ये तो लास्ट स्टेप पे आ गए ना हम लोग। क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDA cos थीटा इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक, अब क्लोज सरफेस है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक फ्लैट सरफेस EDA cos 0, फ्लैट सरफेस के लिए एंगल कितना है? 0। कर्व सरफेस के लिए EDA cos 90। अगले फ्लैट सरफेस के लिए EDA cos 0 बराबर में Q के प्लेस पे सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अरे बोलो कोई दिक्कत की बात। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका एरिया कितना माने हो फ्लैट सरफेस का, ए, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ई एरिया कितना लिए हो, ए, बराबर में सिग्मा इंटू ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू ए को ऐड कर लो, 2 टाइम्स ई इंटू ए आएगा। एरिया से एरिया काट लो, ई की वैल्यू निकाल लेना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपके पास आने वाला है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए फ्लैट सरफेस। ठीक है, याद रखो इस फॉर्मूले में डिस्टेंस नहीं आई है, मतलब ये फॉर्मूला ये नहीं बता रहा है कि दूरी बदलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा कि नहीं होगा। ये फॉर्मूला कहता है कि इस सीट्स के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, 10 आ गई, बाहर और दूर निकालो 10 आएगी, और दूर निकालो 10 आएगी। जो बात गलत है, ये फॉर्मूला सिर्फ तब तक के लिए ट्रू है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग सीट के बहुत पास निकालते हो, मतलब बहुत क्लोज निकालते हो सीट के, तो ये फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड सही आता है। लॉन्ग रेंज के लिए ये फॉर्मूला ट्रू नहीं है। समझ गए, पक्की बात। तो ये कहानी हो गई। फिर इसके बाद आती है कंडक्टर सीट। कंडक्टर सीट थोड़ी आसान है, उसे देख लो। जैसे मान लो आपके पास एक कंडक्टर सीट है। कंडक्टर मटेरियल में चार्ज कहाँ स्टोर होता है, अभी बताए थे, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। सरफेस पर नहीं, सरफेस के ऊपर बोलो, सरफेस के ऊपर। आपने इसे चार्ज दिया, कुछ चार्ज इधर भाग के आ जाएगा और बाकी चार्ज इधर भाग के आएगा, तो सरफेस के ऊपर चार्ज स्टोर होगा। एक सीट लेकर आओ, उसमें कितनी सरफेस होंगी, 2, तो दोनों सरफेसेस पे चार्ज स्टोर हो जाएगा। मान लो इस पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पर, तो पहली सरफेस दूसरी सरफेस, पहली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, दूसरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, बाहर की तरफ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, दोनों सरफेसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों को ऐड कर दो। पहली सरफेस देखो, एक सिंगल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। शांत हो जाओ, इस शाउट आउट दे देंगे, नाम पता चल जाएगा कौन आवाज कर रहा है ना, और एडिट भी नहीं करेंगे। देखो एक सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर लो, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या हम कैमरे के बाहर चले गए?